हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, अभी रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा एक बात कही गई है और उन्होंने ये बोला है कि अगर आप रशियन टेरिटरी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का एग्रेशन करते हैं या फिर रशियन टेरिटरी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए रशिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। और इसी के साथ पूरे विश्व के स्तर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक डिबेट शुरू हो गया और साथ में एक भय की अवस्था भी यहां पे बन चुकी है पूरे विश्व में कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से संबंधित सुरक्षा उपाय क्या हैं और इनको कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और समझते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और उसकी क्या डेफिनेशन है और ये होते क्या हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं और ये कितने गंभीर हो सकते हैं। उसके बाद जब आप न्यूक्लियर वेपन्स को समझ लेंगे तो मैं आपको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स से डिस्कस करूंगा कि आखिर ये क्या होते हैं और ये कितने गंभीर हो सकते हैं। फिर हम उन सुरक्षा उपायों पर जाएंगे जो पूरे विश्व के स्तर पर उपस्थित हैं न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग के कंट्रोल को लेकर। ठीक है, तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर हम बात करेंगे और लास्टली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है और इससे संबंधित क्या डिबेट है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इनिशिएटिव डिस्कस कर देना चाहता हूं। हमारे दो इनिशिएटिव हैं और मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में कमेंट देखे थे कि ये इनिशिएटिव हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए, IDMP3 और ये जो प्रारंभ बैच है हमारा, ये दोनों ही प्रोग्राम्स आपके हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए अब मैं फीचर्स बता देता हूं। देखिए, IDMP3 प्रोग्राम में आपको हर रोज 20 MCQs मिलते हैं और साथ में 2 मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा वीकली बेसिस पर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 100 MCQs होंगे। उसके अलावा आपको मेंस के टेस्ट यहां पे दिए जाते हैं, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूड है और फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूड है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स बेस्ड MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मटेरियल भी दे दिया जाता है सॉफ्ट कॉपी में और हर महीने 2 जून पर मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, GS फाउंडेशन बैच जो है 2023 का, उसको हम प्रारंभ नाम दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, NCERTs के वीडियो आप इस लेक्चर में पा सकते हैं, साथ में प्री मेंस के वीडियो होंगे, CSAT के वीडियो होंगे, आपको वीकली बेसिस पर टेस्ट यहाँ भी मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। उसके अलावा ऐसे भी यहाँ पर आपको लिखने के लिए हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और साथ में 20 GS के बुकलेट्स भी आपके घर पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन बैचेस के लिए अगर आपको एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और साथ में आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से और समझते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। देखिए, जब भी हम एक टर्म सुनते हैं न्यूक्लियर वेपन तो हमारे माइंड में हिरोशिमा की घटना आ जाती है और उससे हम सभी परिचित हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब जब हम सोचते हैं उस घटना से तो हमें यह समझ में आता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही बड़ी तबाही करेंगे, इससे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ये धारणाएं हमारी पहले से बनी हुई है। अब न्यूक्लियर वेपन्स ना 2 प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं बहुत व्यापक स्तर पर, मतलब अगर आपको किसी देश का एक पूरे का पूरा राज्य उड़ाना हो या 2-3 राज्य उड़ाने हो तो ऐसे में आप बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हैं। दूसरे होते हैं स्मॉल कैटेगरी के, मतलब अगर आपको किसी एक छोटे क्षेत्र पर कंट्रोल बनाए रखना है तो ऐसे में आप उसके लिए छोटे स्तर के न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करते हैं और इन छोटे स्तर के न्यूक्लियर वेपन्स को ही हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। ठीक है, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का ऑब्जेक्टिव है लिमिटेड स्ट्राइक करना, मतलब एक छोटे क्षेत्र में स्ट्राइक करना, और ये स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड कहलाते हैं, मतलब ये स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और इनको हम छोटे छोटे स्तर के डिलीवरी सिस्टम के द्वारा डिलीवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी रेंज की मिसाइल्स हैं उनके माध्यम से आप इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता होगी। उसके बाद दूसरी विशेषता की बात करें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, तो ये बहुत बड़े स्तर पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं करते, है ना।
जैसे हमने हिरोशिमा के बारे में अभी डिस्कस किया था। हिरोशिमा में क्या हुआ, वहां पर रेडिएशन इतने व्यापक स्तर पर हुआ कि आज भी हिरोशिमा में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार का डिफेक्ट रहता है। किसी की आईज नहीं होगी, किसी का हैंड नहीं होगा, है ना, किसी का ईयर नहीं होगा। तो ये सारी परेशानियां वहां पे अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन जब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है छोटे स्तर पर रेडिएशन को लिमिटेड रखना, है ना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाती है। तीसरा जो फीचर है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का वो ये है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम 1 किलोटन के हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम का तो न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं सकता। तो कम से कम 1 किलोटन इसका साइज होगा। और मैक्सिमम बात करें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स 100 किलोटन का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद आगे और भी विशेषताएं हैं, जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को आप कई प्रकार की मिसाइल्स में लगा के उपयोग कर सकते हैं। और ये मिसाइल्स ऐसी हैं जिनसे आप परंपरागत हथियारों को छोड़ते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल को मेनली न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये जो है परंपरागत हथियारों को यूज करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब परंपरागत हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, उनसे अलग कैटेगरी के हों। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल से अगर आप चाहें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे स्तर के होते हैं ना। तो ये इसका अगला ऑब्जेक्टिव हो गया, अगला फीचर हो गया। देन नेक्स्ट, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को आप कई प्रकार के एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं, जैसे कि एंटीशिप मिसाइल। एंटीशिप मिसाइल क्या होती है, ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो किसी शिप को उड़ाने के लिए बनाई गई हैं। ओके, आप इनको टॉर्पीडो के माध्यम से भी छोड़ सकते हैं। टॉर्पीडो, आपने अगर एक मूवी देखी हो, गाजी अटैक नाम की एक मूवी आई थी, तो उसमें टॉर्पीडो दिखाया गया था। ठीक है, तो सबमरीन से आप टॉर्पीडो के माध्यम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकते हैं। और डेप्थ चार्ज के माध्यम से भी आप इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। डेप्थ चार्ज का मतलब होता है समुद्र में एक निश्चित गहराई में जाकर भी इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को आज तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, मतलब विवाद में कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है, तो इस विवाद में भी यहां पे अभी तक तो प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसकी धमकी जरूर दी जा रही है। तो ये हो गया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अब समझिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ना ब्रॉड कैटेगरी के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इनका ऑब्जेक्टिव होता है बड़े बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना। तो इनका जो साइज है, देखिए साइज कितना बड़ा है। वहां पर हमने मैक्सिमम साइज 100 किलोटन देखा था, तो इनका मैक्सिमम साइज जो है 1000 किलोटन है। तो बहुत बड़ा यहां पे साइज है। और इनको जब यूज किया जाता है ना, तो इनके लिए लॉन्गर रेंज की मिसाइल का यूज किया जाता है, जैसे कि आईसीबीएम, अगर आपने नाम सुना हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 5-5 हजार किलोमीटर होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स, इतनी लंबी लंबी रेंज की मिसाइल्स के द्वारा हम जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। ठीक है, अब इनको डिजाइन क्यों किया जाता है, इनको डिजाइन किया जाता है व्यापक स्तर पर जान माल की हानि के लिए। ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल की। तो मैं यहां पर आपके लिए 2 ट्रीटी लेकर आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इनको अच्छे से समझिएगा। तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल का पहले हम समझते हैं मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि हम पूरे विश्व के स्तर पर जो नाभिकीय हथियार हैं उनके प्रयोग को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए 2 ट्रीटी हुई थी। पहला ट्रीटी अगर हम यहां पे बात करें, हुई तो 3-4 हैं, आप थोड़ा सा गूगल करिएगा इसके बारे में। तो मैं तो आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें पहली है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, इसको हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप न्यू आईसीबीएम को नहीं बनाएंगे, मतलब जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका आप नया कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ओके, दूसरा, आप आईसीबीएम के सिलोस को नहीं बढ़ाएंगे। आईसीबीएम के सिलोस का मतलब क्या है, आईसीबीएम के सिलोस का मतलब है आईसीबीएम मिसाइल्स जिन कैरियर से छोड़ी जाती हैं उन कैरियर्स की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप सिंपल ऐसे समझें कि आईसीबीएम जो मिसाइल है उसके लिए एक स्टैंड होगा ना लॉन्च करने के लिए, तो वो जो स्टैंड है उसी को हम कहते हैं आईसीबीएम सिलोस, है ना। अब हाथ से तो आप इतनी बड़ी मिसाइल छोड़ नहीं सकते,
तो उसके लिए एक स्टैंड होगा प्रॉपर, तो उसको कहते हैं लॉन्चर या फिर सिलोज। तो आप सिलोज की संख्या को भी नहीं बढ़ाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहां पर इस ट्रीटी के द्वारा सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल को भी लिमिट कर दिया गया। मतलब ऐसी मिसाइल्स जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों के माध्यम से छोड़ी जा सकती हैं, उनकी भी संख्या को नियंत्रित करने का काम किया इस सॉल्ट ट्रीटी के द्वारा। ठीक है, तो एक ये हो गई। दूसरी ट्रीटी की अगर हम बात करें, ये रिसेंटली काफी न्यूज में भी थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसको स्टार्ट बोला जा रहा है। ठीक है, इसको शुरू किया गया था 2010 में और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। अब इसमें किया क्या गया, इसमें अमेरिका और रशिया ने इस पर साइन किए थे और दोनों ही देशों पर यह एक लिमिटेशन लगाता है कि आप जो मैक्सिमम न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिकल वाले, देखिए बड़े वाले जो होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उनकी संख्या मैक्सिमम 1500 रख सकते हैं, 1550। ठीक है, और अगर हम आईसीबीएम की बात करें या फिर स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम की बात करें, अब स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये ऐसे सिस्टम है जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो जैसे आईसीबीएम हो गया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, या फिर हैवी बॉम्बर हो गए। तो इस तरीके के जो डिलीवरी सिस्टम है ना, वो मैक्सिमम 700 आप रख सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो ये एक लिमिटेशन लगाने का काम कर रहा है दोनों ही देशों पर, अमेरिका पर भी और रशिया पर भी, कि वो इन संख्या को लिमिट रखेंगे। ओके, तो ये स्टार ट्रीटी है। अब यहां पर आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को, इसका जो टेन्योर है वो कब एंड हुआ था और इसको कितने सालों के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टर्म समझते हैं और ये टर्म है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता क्या है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। देखिए डिसआर्मामेंट मतलब आपको आर्म्स जो हैं वो नहीं रखने हैं। कौन से आर्म्स नहीं रखने हैं? न्यूक्लियर आर्म्स। तो ये पूरी तरीके से खत्म करने का समर्थन करता है। अब इनके तर्क ये रहते हैं कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद रेडिएशन इसका जो है वो लंबे समय तक बना रहता है, जो आगे की जनरेशंस के लिए भी घातक है। तो ये लोग न्यूक्लियर को, जो वेपन्स हैं उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ये हो गया। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही। आप जुड़े रहिए ओनली आईएएस के साथ। इसी प्रकार के एक्साइटिंग वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।